वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस सुप्रीम सिक्सटी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में काफ़ी सारे चीज़ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सेंट्रॉइड, आर्थोसेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, दिस टाइप। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग सेंट्रॉइड स्टार्ट करते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, कैसे बनता है, उसके नाम क्या होते हैं। तो ये सारे जो आज के लेक्चर हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ये स्ट्रेट लाइन में भले ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जितने नाम बताया मैंने अभी, ये सब कुछ आगे चलकर कॉनिक सेक्शन सर्किल में जब मिक्स क्वेश्चन बनते हैं एडवांस लेवल पे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सब चीज़ें पूछी जाती हैं। एग्जैक्टली भी बहुत समय पहले आया हुआ है, बट आजकल ये मिक्स सवाल में यूज़ करा के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक बात यूज़ कर लेते हैं, फिर हम लोग धीरे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट पहला पॉइंट लिखा है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, इनका कहना है कि इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहा जाता है कि वो सेंट्रॉइड है। अब ये क्या बात कहना चाहता है, आइए हम समझते हैं। जैसे सपोज दैट ये ट्रायंगल है, ठीक, ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल किसी भी नेचर का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट का हो, ट्रायंगल के लिए कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने मीडियन ड्रॉ किया वर्टेक्स ए से, बी से, सी से। तो ए से मीडियन ड्रॉ किया, मीडियन का मतलब होता है स्टूडेंट सामने वाले साइड्स को एग्जैक्टली मिड पे कट करें। तो जिनको मीडियन पता नहीं है वो आप समझ लें कि यहाँ पे मीडियन क्या कहते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड, साइड के मिड पॉइंट को किससे ज्वाइन करें, अपोजिट वर्टेक्स। तो इस साइड के अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, ए वाला। ठीक, बी, ए सी का मिड पॉइंट यहाँ होगा और बी से ज्वाइन करेंगे, तो ये भी क्या कहलाएगा, मीडियन। और इसी तरह से ये भी क्या कहलाएगा स्टूडेंट, मीडियन। अब थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बन पा रहा है, बट आपको ये अंडरस्टूड होगा, ये सारे कुछ मीडियन है, एम एंड टी। यहाँ पे बात करेंगे कि पॉइंट एम, एन एंड टी आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट ऑफ साइड। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ साइड। तो ये साइड है कि मिड पॉइंट से, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट डेवलप हो रहा है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट डेवलप हो रहा है, इसी को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। यही बात ये कहना चाह रहे हैं। तो क्या कहा गया, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो ए एम मीडियन है, बी एन मीडियन है और सी टी मीडियन है। ये जहाँ पे एक दूसरे को मिलेंगे, इसी को कहा गया है कि ये सेंट्रॉइड होता है। इसी को कैपिटल जी के नाम से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि जी नाम से ही दिखाया जाए। एग्जाम में पी हो सकता है, टी हो सकता है, लैम्डा म्यू, जो भी है एक वर्टेक्स के थ्रू कोई भी नाम से स्पेलिंग से हो सकता है। बट पढ़ते समय हम यहाँ पे कैपिटल जी पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो सेंट्रॉइड कैसे बनता है, क्या क्या तरीके होते हैं, मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट होता है उसी को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये तो हो गया डेफिनेशन, लेकिन अब आपको याद क्या करना है, आइए बात करते हैं उस पर। तो यहाँ पे लिखा है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो आपके कोई भी ट्रायंगल दिया जाएगा और इस ट्रायंगल के स्टूडेंट आपके वर्टेक्स पता होंगे। सपोज दैट पहला वर्टेक्स है x1, y1, सेकेंड है x2, y2 एंड थर्ड है x3, y3। ठीक है, मान लीजिए जाए कि आपके पास 3 पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि 3 पॉइंट अगर दिए हैं तो इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी कि कैपिटल जी के। तो उसके स्टूडेंट जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनके x कोऑर्डिनेट को ऐड कर देना, डिवाइड बाई 3, y कोऑर्डिनेट को ऐड कर देना एंड डिवाइड बाई 3। तो ये फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड निकालने का। तो ये तभी वर्क करेगा जब आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तभी ये बात वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। तो ये कहा गया है कि इफ ए ट्रायंगल हैज वर्टिसेस हैविंग कोऑर्डिनेट, पहला का ये है, दूसरा का ये, तीसरा का ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। देन कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्रॉइड,
इज कैपिटल G इक्वल टू दिस फॉर्मूला। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फॉर्मूला तो याद कर लिए, याद करना बड़ा आसान है। अब बात आती है कि ये आया कहाँ से, क्या रीज़न है कि इसका फॉर्मूला यही होता है। तो इसकी प्रूविंग के पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये आया कहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो प्रूविंग फॉर सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का क्या रीज़न है कि वही फॉर्मूला बनता है। तो मैं एक एग्जाम्पल करेंगे बाद में, पहले ये प्रूविंग समझ लेते हैं कि ये क्या लॉजिक है। तो स्टूडेंट पहले कुछ बातें हैं जो आपको मान के चलना पड़ेगा ताकि प्रूविंग में आसानी। हमने क्या बताया था कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, मीडियन का, तो जैसे AM मीडियन हो गया, BN मीडियन हो गया एंड दिस इज CT मीडियन हो गया। ठीक, तो इनका जो कोऑर्डिनेट होगा इसी को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट, क्या है ये G है। ठीक है, इसी को हम लोग G बोलते हैं, इनके इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट को। तो यहाँ पे मैं पूछूं कि AM बोले तो ये, फिर BN, फिर CT, ये सब क्या है, इज मीडियन। ठीक, पहला पॉइंट। और आप बताओ M क्या है, दूसरा पॉइंट समझने का, कि जो M होगा M and T आर द मिड पॉइंट ऑफ किसका बच्चा, तो ये M किसका मिड पॉइंट है, BC वाले साइड्स का मिड पॉइंट ऑफ साइड BC कामा, N किसका है, AC का, एंड लास्ट थिंग्स T किसका है, AB का। तो ये 3 पर्टिकुलर साइड्स के ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा तो इतना आप कॉपी कर लो ताकि हम लोग आगे बढ़े। तो मिड पॉइंट होता है, क्योंकि कैसे पता चला मिड पॉइंट, क्योंकि डेफिनेशन यही कहता है कि इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं, और वो होता है मिड पॉइंट, N मिड पॉइंट, T मिड पॉइंट। तो इसीलिए प्रूविंग में हम लोग वहाँ पे मीडियन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बात लिख लो। इसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत आसान हो चुका है, मैं उम्मीद करूँगा आपने इतना लिखा होगा। यह काम कर लेते हैं, एक चीज़ और लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो हमने अभी बताया आपको कि M मिड पॉइंट है। तो अब बताओ बच्चों, एक रूल है यहाँ पे, जो कि ये बातें आप क्लास 9th या 10th में जब कंस्ट्रक्शन पढ़ाया जाता है पहली बार, उस समय आपको ये चीज़ बताया जाता है कि वर्टेक्स से सेंट्रॉइड, क्योंकि G को अब हम सेंट्रॉइड बोल चुके हैं, तो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड से साइड यानी कि GM, इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा 100% 2:1 के बीच में होता है। 100% ऑलवेज 2:1 होगा। इसी तरह से 3 केस बनेंगे, एक B से G के लिए, नेक्स्ट G से N के लिए, ये भी होगा स्टूडेंट 2:1। नेक्स्ट क्या होगा, CG रेशियो GT 2:1। तो ऐसे स्टूडेंट आपके 3 केस बने। ठीक है, 3 केस बन गए। अब M क्या है, मिड पॉइंट किसका स्टूडेंट, मिड पॉइंट किसका है, B और C का। कितना हो जाएगा, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, x2 प्लस x3 बाई 2 एंड y2 प्लस y3 बाई 2। यानी कि हमने स्टूडेंट M के कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल लिया, x2 प्लस x3 बाई 3 कामा y2 प्लस y3 बाई 2। ये हमारा मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गया, यानी कि यहाँ कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अब इतना लिखने के बाद अब इसका सोल्यूशन आसान होने वाला है, क्योंकि हम डायग्राम में AGM वाले लाइंस को अलग करके दिखाने वाला हूँ ताकि सोचना थोड़ा सा आसान हो सके। तो अब इतना लिख लो, उसके बाद बात करते हैं। ठीक, अब मैं काम कर लेता हूँ, डायग्राम से इसको बाहर कर लेता हूँ। ये है आपका M, ये है आपका A और ये है आपका G, जो किस रेशियो में स्टूडेंट है, 2:1, अभी हमने बताया। ठीक, तो A के कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 कामा y1, M के कोऑर्डिनेट पता है मिड पॉइंट के कारण x2 प्लस
x3/2 कामा y2 प्लस y3/2, ये चीज़ें आपको पता है। अब हम जानते हैं कि सेंट्रॉयड का जो फॉर्मूला बनेगा ये इस दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। कौन सा? इंटरनली डिवाइड करता है इस जी को। तो याद करो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पढ़ा हुआ है कि इस 2 का मल्टीप्लाई दूर वाले x क्वाड्रेंट साथ होगा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स x2 प्लस x3/2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 1 इंटू x1 एंड होल डिवाइडेड बाई इस दोनों रेशियो का सम यानी कि 2 + 1। सेम वे में आपको y कोऑर्डिनेट भी लिखना है, तो 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई दूर वाले के साथ तो y2 प्लस y3/2 प्लस 1 टाइम्स y1 डिवाइड बाई 2 + 1। होपफुली आप देख सकते हो 2 से 2 खत्म हो रहा है, ये वाला 2 इस 2 से खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा ऊपर x2 प्लस x3 और प्लस x1। अगर उसको हम आगे पीछे अरेंज कर ले देखने में अच्छा लगेगा, एंड डिवाइड बाई 2 + 1 स्टूडेंट ये 3 हो जाएगा, एंड जस्ट लाइक न्यूमरेटर y1 प्लस y3/3। ठीक है, तो आप देख सकते हो यही सेंट्रॉयड का फॉर्मूला हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे पढ़ा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, और सेम फॉर्मूला हमने प्रूव किया है। आप देख सकते हो क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए वो सब कुछ हमने यूज़ किया। जैसे मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट इसका यूज़ किया है, हो सकता है कि आप इसका यूज़ करो, फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो सेम आने वाला है। ठीक है जी, तो इस तरह से इसका सेंट्रॉयड निकालने का प्रूविंग होता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन बहुत मैंने छोटा लिया हुआ है, इसमें सीधे सीधे आपसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रॉयड बताओ किसी भी ट्रायंगल का अगर वर्टेक्स दिया गया है, पहला वर्टेक्स है, दूसरा वर्टेक्स और तीसरा वर्टेक्स, तो सेंट्रॉयड का डायरेक्ट फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो डिवाइड बाई 3, फिर y कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे -2 डिवाइड बाई 3। सॉल्व कर लो, जो कुछ आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 8 + 16 + 3 19/3 आएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे आ जाएगा 6/3 बोले तो 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आप चाहो तो डायग्राम बना कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे एक छोटा डायग्राम बना लेना क्वेश्चन करने से पहले। ए लिख देना पहले वाले को, बी लिख देना दूसरे वाले को, सी लिख दो लास्ट वाले को, बट ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं भी आप लिख सकते हो, सेंट्रॉयड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से बना लो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा इस मामले में क्योंकि जिस बच्चे को सिर्फ फॉर्मूले याद होगा वो इस सवाल को नहीं लगा पाएगा, उसके लिए उसको डेफिनेशन याद होना बहुत जरूरी है। अगर आप एडवांस लेवल तक सवाल करना चाहते हो तो डेफिनेशन, फॉर्मूला सबको याद है, वो डेफिनेशन बच्चे भूल जाते हैं। डेफिनेशन क्या कि सेंट्रॉयड किससे बनता है, तो वो बनता है मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, चलिए कहा गया है द मीडियंस ऑफ ए ट्रेंगल मीट एट 0, -3। इनका कहना है कि एक ट्रेंगल है जहाँ से मीडियन ड्रॉ किया जाता है, और इस मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, वो इनका कहना है कि वो 3 है। क्या है? 3 है, 0, -3। तो ये मीडियन रहा, ये दूसरा मीडियन रहा, ये तीसरा मीडियन रहा। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने को क्या रखना है कि ये 0, 3 कहना चाह रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये इनडायरेक्टली आपको क्या देना चाह रहा है? इनडायरेक्टली आपको सेंट्रॉयड देना चाह रहा है 0, -3। क्यों? क्योंकि किसी मीडियन का ट्रेंगल का अगर मीट करता है तो उसी को तो हम लोग सेंट्रॉयड बोलते हैं, यही तो डेफिनेशन है। तो इनडायरेक्टली आपको ये सेंट्रॉयड दिया जा रहा है, और उस ट्रेंगल के 2 वर्टेक्स दिए जा रहे हैं। कितने? 2। पहला नाम ये है, दूसरा नाम ये। कहीं भी लिख सकते हो, कोई रूल नहीं है, नाम तो दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं पहला वाला B है और दूसरा वाला मान लेते हैं 5, 2। और A आपको बात करना है, A आपको फाइंड करना है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि A के जो वर्टेक्स हैं स्टूडेंट वो A, B मान लेते हैं। ठीक है जी, A, B हमने मान लिया। तो अब बताओ G कोऑर्डिनेट कितना हो गया अकॉर्डिंग टू समेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉयड। तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 कैपिटल G हो जाएगा।
a+5 -1 4 हो जाएगा एंड डिवाइड बाई 3 एंड इज इक्वल टू b+6 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करने पर दिया गया और ऑलरेडी आपके g के कोऑर्डिनेट पता है, पहले से g मालूम भी है, क्या क्या 0, -3, तो दो कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो 2g बराबर है तो कब होता है, जब x कोऑर्डिनेट x के बराबर हो, y कोऑर्डिनेट y के बराबर हो। तो यानी यहाँ पे पॉइंट g इज सेम, पॉइंट g इज सेम। तो पॉइंट अगर सेम होगा इसका मतलब है कि x कोऑर्डिनेट बच्चों x के बराबर होगा और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट y के बराबर होगा। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, b+6 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे +3 है ये। ठीक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, चलिए, तो 3 दोनों में है, तो पहला वाला 0 के इक्वल है और दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट -3 के इक्वल, यहाँ पे -3। तो अब यहाँ सोल्यूशन आसान हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ, कोई काम का नहीं है अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से a इक्वल टू सॉल्व करने से -4 आएगा और b इक्वल टू सॉल्व करने से 3 3 जा 9, -9 + 6 ये -15 आएगा। तो मैं पूछूं कि वर्टेक्स थर्ड वाला कौन सा होगा, यानी कि रिमेनिंग वर्टेक्स, तो वो हो जाएगा a, b मैंने माना था और a की जगह है -4 और b की जगह पे -15। तो ये आपका स्टूडेंट आंसर आ गया। ठीक, मान लिया जाए कि जैसे में पूछा गया है, क्वेश्चन का फिलहाल आंसर आ चुका है फाइनल, अब हम एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना रहे हैं। मान लो क्वेश्चन कहा जाए कि देन फाइंड थर्ड वर्टेक्स एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। मान लो ये भी पूछ दिया जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, तो 2 वर्टेक्स पता था, एक आपने निकाल लिया, तो 3 पॉइंट पता हो गए और 3 पॉइंट पता हो गए, तो एरिया निकालना आपको सिखाया गया डिटर्मिनेंट मेथड से। ठीक है जी, अच्छा, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि तीनों साइड्स की इक्वेशन बताओ, तो 2 पॉइंट पता है, तो एक एक करके 3 इक्वेशन बन जाएगा और a, b तो यहाँ निकल ही गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस ट्रायंगल का नेचर बताओ। नेचर मतलब इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलिन है या किस तरह का है, तो आपको डिस्टेंस निकाल के, ये सारे सवाल हम लोग पहले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके आगे क्वेश्चन काफ़ी सारे बनाए जा सकते हैं, बट हम थोड़ा ध्यान सिर्फ सेंट्रॉइड लगा रहे हैं, सेंट्रॉइड कैसे निकाला जाता है। ठीक है जी, चलिए, ये छोटे सवाल हम लोगों ने निपटा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये जो स्टूडेंट आप पढ़ने जा रहे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इम्पोर्टेंट सिर्फ इस बेसिस पे कि ये अगर आप याद करते हो तो आपका समय बचेगा, वरना कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, सिर्फ समय बचाने के लिए किया जा रहा है। क्या समय बचाने के लिए, समझते हैं। जैसे आपके पास कोई एक ट्रायंगल है बड़ा सा ABC, उस ट्रायंगल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, कहाँ के, मिड पॉइंट का, वही थ्योरी में लिखा गया है, पहले मैं समझा लें उसके बाद थ्योरी को लिखाते हैं। ये जो PMN है इस ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट है। तो अगर इसको ज्वाइन करते हुए अगर एक ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल बनाए अपनी तरफ से, ठीक, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा PNM। तो रूल कहता है कि ABC का अगर आपको सेंट्रॉइड निकालना है, ABC का कंप्लीट ट्रायंगल का सेंट्रॉइड अगर निकालना है और जो कोऑर्डिनेट पता है आपको सिर्फ मिड पॉइंट पता है, तो रूल कहता है कि आप हमेशा इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो ट्रायंगल बनेगा उसका जो सेंट्रॉइड होगा, जो कुछ होगा, वही सेंट्रॉइड इस कंप्लीट ट्रायंगल ABC का होगा। यही रूल कहना चाह रहा है। आइए पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट, ध्यान रहे ये मिडिल लिखा है, ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ज्वाइनिंग ऑफ द मिडिल पॉइंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज द सेम एज द सेंट्रॉइड ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल। मतलब पहले वाले ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वही होगा जो इन दोनों तीनों को मिलाने वाला जो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा, सेम होगा। ये इनका कहने का रूल है, यहाँ आप देखो सेम लिखा है। ठीक है जी, तो ये खासियत है, यानी कि ये तभी लगेगा, ध्यान रहे, जब M, N और P, M, N, P और मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, यानी ट्रायंगल के साइड्स का सिर्फ मिड पॉइंट पता होना चाहिए, ध्यान है इस बात का।
अगल बगल का नहीं, सिर्फ मिड पॉइंट पता हो, तब ये रूल लग जाएगा। तो डायरेक्ट होगा a1 प्लस a2 प्लस a3/3, b1 प्लस b2 प्लस b3/3। ठीक है, तब लगाना है जब ये मिड पॉइंट होगा, तभी जो सेंट्रॉइड आएगा वही कंप्लीट ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहलाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा रूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट सीखने जा रहे हैं कि आर्थो सेंटर कैसे बनता है। आर्थो सेंटर कैसे बनता है, तो जैसे सेंट्रॉइड कैसे बनता है, वो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो इसी तरह से हम पूछे स्टूडेंट कि आर्थो सेंटर कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। तो लिखा गया है कि आर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो ध्यान से देखो, सेंट्रॉइड के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया है, कैसे आया था उसका प्रूविंग भी बताया गया, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला था इसलिए बताना पड़ा, मजबूरी है। लेकिन आर्थो सेंटर का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ाया जाता है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं। इसका एक प्रोसेस है निकालने का। क्या प्रोसेस है, आइए देखते हैं। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के स्टूडेंट कई बार हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर कई बार हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ड्रॉ फ्रॉम वर्टिसेस ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट कैन बी ऑब्टेन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ एनी टू एल्टीट्यूड्स। क्या कहानी कहना चाह रहा है, इसको हम छोटे शब्द में डायग्राम के बाद ये कॉपी करें ना, ध्यान रहे। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी, ये 3 ट्रायंगल्स के नाम दे दिए मैंने। अब इनका कहना है कि आपको इस ट्रायंगल में आर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कह दिया जाए। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, तो आप देखो, आप यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना, एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि सामने वाले साइड को सिर्फ और सिर्फ मिले, यानी कि कट करे, सिर्फ कट करे कितने एंगल्स पे, 90 डिग्री पे, सिर्फ कट करे 90 डिग्री पे। ये मतलब होता है एल्टीट्यूड का, यानी कि ये AP क्या कहलाएगा, ये एल्टीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, क्या ऐसे 3 केस बनेंगे, जैसे ये हो गया तो यहाँ पे 90 हुआ, ये भी क्या है, एल्टीट्यूड है, CQ भी एक एल्टीट्यूड है। अच्छा, और भी कुछ पॉसिबिलिटी है, जी हाँ, B से भी ड्रॉ कर सकते हो, तो ये भी क्या है, एल्टीट्यूड है। तो ये जहाँ पे कट किए तीनों लाइंस, इन्हीं लाइंस को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं, इसी लाइंस को हम लोग कहते हैं आर्थो सेंटर, जिसे हम कैपिटल H के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, कैपिटल H के नाम से। ठीक है, तो ये H कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए मेथड क्या है, मैं स्टूडेंट आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ लिख लो, AP यानी कि ये, फिर CQ, फिर BR, ये सब क्या है, एल्टीट्यूड है ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एल्टीट्यूड है किसी ट्रायंगल्स के, इस केस में 3, एक A से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, एक B से और एक C से। एल्टीट्यूड का सिर्फ मतलब होता है सामने वाले साइड को 90 डिग्री पे कट करें, इसके अलावा कोई जनरल में कोई बात नहीं है। एग्जैक्टली एक ही बात होता है, 100% होता है कि राइट एंगल पे कट करेगा। कुछ बच्चे 90 डिग्री पे कट कराते हैं, बराबर बराबर भी कब बांट देते हैं इसको, तो एक स्पेशल ट्रायंगल के लिए वो बात होती है। लेकिन इन जनरल आधा आधा बांटे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो आधा आधा डिवाइड करें और 90 डिग्री भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल और आइसोसेलेस के केस में होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मेथड क्या है, वी फर्स्ट फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। मैं कुछ और लिख दूं, वी फर्स्ट फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, यहाँ पे एक चीज लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ एनी टू एल्टीट्यूड, एनी टू एल्टीट्यूड। आप इक्वेशन निकालो कोई भी 2 एल्टीट्यूड्स का, आपकी इच्छा है, एंड सॉल्व देम, और उनको आपस में सॉल्व कर लो।
कोई भी दो, आप चाहो तो BR निकालो, CQ, AP। ध्यान दें बच्चों, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये कोई जो नहीं है कि एग्जाम में ABC नाम दिया हो, यहाँ PQR नाम दिया हो, नाम कुछ भी हो सकते हैं, अपनी तरफ से अल्फ़ाबेट एग्जाम में मिल सकता है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ऑर्थो सेंटर के लिए आपको हमेशा कितने एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालना पड़ता है, सिर्फ 2, कोई भी 2 निकाल लो, आपकी इच्छा है। कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग क्वेश्चन थ्रू समझते हैं कि एल्टीट्यूड की इक्वेशन कैसे निकालते हैं ताकि उनको सॉल्व किया जाए और आप ऑर्थो सेंटर निकाल। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, फाइंड द ऑर्थो सेंटर। ठीक है जी, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स दिए गए। कैसे किया जाए आइए देखते हैं। तो आपके सामने एक ट्रायंगल है, ठीक, वर्टेक्स A कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 1, 2, B के कोऑर्डिनेट बच्चों मान लेते हैं -2, 0, C के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, C के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 3, 4। नाम तो दिया नहीं है, कुछ भी मान लिया। अब मैंने कहा कि अपनी तरफ से कोई भी 2 एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लो। सपोज दैट मैंने एक एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किया वो A से ड्रॉ किया, तो A से ड्रॉ किया मतलब सामने वाले साइड को 90 डिग्री पे कट करेगा, जैसे 90 डिग्री मान लेते हैं, 90 डिग्री पे कट किया पॉइंट P पे। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालना है। अब ये कैसे निकालें, तो देखो बच्चों, ये जो लाइन की इक्वेशन है, एक चीज़ तो श्योर है कि वो A से पास होगा, A से पास होगा। तो लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट पता चल चुका, स्लोप अगर निकल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म पड़े हुए लाइन की इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो पॉइंट तो पता है, स्लोप कैसे निकालें, ये स्लोप कैसे आएगा, तो देखो BC का स्लोप हम निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ BC अगर मैं इसको दिमाग में करूँ तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है। BC का स्लोप कितना आएगा बच्चों, मैं एक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। स्लोप ऑफ BC कितना आएगा, तो 2 पॉइंट का स्लोप निकालना अपने को आता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 4/5 आएगा, यानी कि इसका जो स्लोप है स्टूडेंट ये है 4/5, इस वाले लाइन का यानी BC वाले लाइन का जो स्लोप है 4/5। तो आप बताओ परपेंडिकुलर का स्लोप कितना लेना पड़ेगा, तो ये माइनस टाइम्स इसका उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा -5/4, क्योंकि m1 × m2 बराबर -1 होता है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 खत्म, 4 से 4, -1 बच जाएगा। तो इसका मतलब अब हम लोग AP के इक्वेशन लिखने के लिए रेडी हो चुके हैं कि कैसे लिखा जाए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये लिख लिए होंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। आई एम श्योर आप लिख लिए हो, ओके। तो आप बताओ इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स, अभी एल्टीट्यूड चल रहा है, AP, अभी हम AP के लिखते हैं। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लिख सकते हैं y - 2, स्लोप है बच्चों -5/4 एंड x - 1। इसको सॉल्व करेंगे, सो आई होप आप इसको सॉल्व कर लोगे। 4 2 जा 8, -5x + 5। ओके बच्चों, यहाँ आ जाएगा 5x + 4y एंड 8 + 5 30। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहला इक्वेशन हमने बना लिया। तो ठीक है, आपने डायग्राम में अच्छे से बनाया होगा -5/4 का स्लोप। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। अब हम दूसरा एल्टीट्यूड ड्रॉ करने जा रहे हैं, कहीं से ले लो, कोई रूल नहीं कहाँ से। अब मान लो आप B से ड्रॉ कर दो, चलो भाई ये दूसरा एल्टीट्यूड हो गया, मान लेते हैं Q पे कट किया। तो अब बताओ AC का स्लोप कितना होगा, यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्टली। तो AC स्लोप देख लो, हालांकि मुझे BQ की इक्वेशन चाहिए और BQ की इक्वेशन तभी मिलेगा, पॉइंट तो पता है, इसका स्लोप पता चल जाए हमारा काम बन जाए। इसका स्लोप के लिए आपको इसके स्लोप का हेल्प लेना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ किया गया था। तो इसका स्लोप कितना होगा AC का, तो AC स्लोप होगा 4 - 2 यानी 2, 3 - 1 यानी कि 2, 2/2 बच्चों 1 होता है, यानी कि इसका स्लोप है 1। तो अब बताओ परपेंडिकुलर का स्लोप कितना हो जाएगा, यानी ग्रीन वाले का जो स्लोप आएगा वो -1 आएगा, क्योंकि इसका स्लोप 1 है तो इसका -1 लेना पड़ेगा ये, तभी तो इनका प्रोडक्ट -1 आएगा। तो यानी कि पॉइंट पता है, स्लोप पता है। अब हम लोग तैयार है इक्वेशन लिखने के लिए। कितना हो जाएगा, y - 0, स्लोप बच्चों कितना है -1 एंड x + 2।
सॉल्व करेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा y इक्वल टू -x -2। सो आई होप x या y इक्वल टू -x -2 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो अपने को a भी चाहिए। तो ये रहा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट में, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट की इक्वेशन आप देख सकते हो कॉपी में ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको मिटाकर डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट में रख देते हैं बच्चों, तो y के प्लेस में कितना आ जाएगा 5x प्लस 4 टाइम्स y के प्लेस कितना है -x माइनस का 2, ठीक, एंड इज इक्वल टू दिस इज 30। तो ये हो गया। चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि x निकालना है। 5x माइनस 4x, मैं फिर से कहता हूँ आपका अपना तरीका हो सकता है सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू, बट मैं इसी तरह से कर देता हूँ। ठीक है, तो 13 एंड 8 ये 21 आ जाएगा। तो x 21 आ गया। अब इसको सेकंड में पुट करके y निकालो बच्चों, पुट इन सेकंड, सेकंड की इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -x -2, तो -21 -2 स्टूडेंट कितना आ जाएगा -23। तो ये रहा x की वैल्यू और ये रहा y की वैल्यू। तो क्या रूल कहता है कि एल्टीट्यूड वाले लाइन का जो इंटरसेक्शन होता है वही कहलाता है आर्थो सेंटर। तो मैं पूछूं स्टूडेंट कि आर्थो सेंटर क्या है, इस सवाल का आर्थो सेंटर कितना आया, तो आपका कहना होगा कि इसका जो आर्थो सेंटर है, आर्थो सेंटर ये क्या होगा, आर्थो सेंटर यानी कि h के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट। तो पहला है 21 x की वैल्यू और y कोऑर्डिनेट कितना है -23। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया आर्थो सेंटर का। तो इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा जब जब वर्टेक्स पता होंगे और आपको आर्थो सेंटर पूछा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार मैंने थ्योरम लिखवा दिया था कि कोई भी, देखो यहाँ लिखा है एनी 2 एल्टीट्यूड, कोई भी 2 एल्टीट्यूड ले लो। मैंने इस केस में दोनों एल्टीट्यूड के नाम क्या लिया है, AP और BQ। हो सकता है कि आप C उसे ड्रॉ करो एल्टीट्यूड, हो सकता है, तो अब लगा के देखना, फाइनल आंसर विल बी सेम। ठीक है, चलिए अब तीसरा नाम आता है जिसका नाम है सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ये कैसे बनता है। सेंट्रॉइड बनता है मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, आर्थो सेंटर बनता है एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और तीसरा बनता है आपका इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहां देखो छोटी सी बात लिखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड, किसका, साइड के साथ, ये पूरी इंपॉर्टेंट है। तो आप बताओ किसी भी ट्रायंगल में समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है जिनके वर्टेक्स मान लो ABC है, ठीक। अब रूल कहता है कि इनके साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो साइड अगर ये है तो इसका परपेंडिकुलर तो बहुत सारे होंगे लाइंस, बाइसेक्टर के भी बहुत सारे लाइन होंगे, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इकलौता एक ही लाइन पॉसिबल होगा जो इसको आधा आधा भी डिवाइड करे और 90 डिग्री भी हो। तो ऐसा तो कुछ ही होगा एक तरह का। तो जो M होगा वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा, मैं इसको अच्छे से बना दूँ, एकदम परपेंडिकुलर होगा, ध्यान रहे। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन निकला, एक लाइन यहाँ से निकला और एक लाइन यहाँ से निकला। तो ये आप देख सकते हो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ये क्या बच्चों, ये सब क्या है, ये है आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, कौन सा वाले साइड का, AB वाले का। ठीक, ये ध्यान है सब 90 डिग्री है और आधा आधा डिवाइड कर रहा है। कैसे पता चला 90 डिग्री, डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है कि साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो इंटरसेक्शन बनता है उसी को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं कि ये अपना आर्थो सेंटर सर्कम सेंटर है, जिसे हम लोग यहाँ पे P बोल रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली सर्कम सेंटर को P बोलते हैं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है।
तो आपको इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे ये वाला किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, कौन सा साइड का, BC साइड का। ठीक है जी। चलिए ये वाला किसका है, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड कौन सा, AC वाले का। ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स बच्चों हैं M N T, ये सब के सब मिड पॉइंट है, ध्यान दें। यानी यहाँ पे जो M है और N है और T है आर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट ऑफ साइड। तो M जो है वो BC का मिड पॉइंट है, N जो है वो AB का मिड पॉइंट है, एंड जो T है वो AC का मिड पॉइंट है। ठीक है बच्चा, ओके। ये पूरी कहानी है। तो यही बात हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो इस तरह से लाइनिंग ड्रॉ किया गया था ना 3, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही कहलाएगा आपका सर्कम सेंटर। ये जो लिखा है सर्कम सेंटर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात बोला जा रहा है, क्या छोटी सी बात है समझते हैं। तो जो P है उसे कहा गया है सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि जो P आएगा वो इस ABC का सर्कम सेंटर कहलाएगा, जो बनता किससे है, किसी भी साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन से का जो इंटरसेक्शन होता है वही कहलाता है सर्कम सेंटर। तो इसका मेथड क्या है निकालने का, बहुत इजी मेथड है, मैं ये दिखाता हूँ आपको। तो मेथड ये कहा जा रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों एनी टू क्यों कहा है, क्योंकि स्टूडेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के तो 3 लाइन होती हैं, एक ये भी है, एक ये है और एक ये है। तो 3 लाइन है, कौन से वाले का। तो इसलिए मैंने कहा है कोई भी 2 निकालो, आप फ्री हो, आप चाहे ये निकालो, ये निकालो, चाहे ये निकालो। तो कोई भी 2 निकाल लेना है, उनको आपस में सॉल्व कर लेना है, जैसे लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। जब वो आ जाएगा तो वही कहलाएगा आपका क्या, सर्कम सेंटर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी इक्वेशन निकालेंगे कैसे। तो आइए अब हम लोग एज क्वेश्चन की तरह उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है, गिवन ए ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस 4,2 -2,4 एंड 5,5 फाइंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। आइए देखते हैं क्या स्टोरी इसका पूरा। तो आपसे कहा गया कि एक ट्रायंगल है, बना दिया ट्रायंगल। लो भाई, मान लेते हैं पहला है 4,2, मान लेते हैं सेकंड वाला है B -2,4। सपोज C वाला जो है मान लिया बच्चों वो 5,5 है। ठीक, अच्छा, जब इस वर्टेक्स के ट्रायंगल के दिए गए, इसके हेल्प से सर्कम सेंटर अगर बोल दिया तो इसके लिए हम क्या करें। तो इसके लिए आपको वो डेफिनेशन याद होना चाहिए। कौन सा डेफिनेशन, कि हम सर्कम सेंटर निकाल तभी पाएंगे जब इस पर्टिकुलर साइड्स के कौन सा वाला इक्वेशन पता हो। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइक दिस। तो ऐसे तो 3 बाइसेक्टर होंगे, कौन सा वाला। तो मैंने कहा था कोई भी 2 यूज़ कर लो। जैसे सपोज दैट पहला मैंने ये यूज़ किया, दूसरा ये ले लो, बस परपेंडिकुलर हो और बाइसेक्टर। ठीक है जी, तो यही स्टूडेंट यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं। आप कोई भी 2 निकालो, आप फ्री हो, एकदम फ्री हो, नाम से कोई लेना देना नहीं, नाम कुछ भी हो सकते हैं। आपको इसकी इक्वेशन निकालना है, इसकी निकालना है। यानी जो M होगा वो मिड पॉइंट होगा, किसका, M इज मिड पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का जो स्टार्टअप पॉइंट वो यहाँ से, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, AB कितना हो जाएगा बच्चों, तो M के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कितना, 4 - 2, 2/2 बोले तो 1। नेक्स्ट 4 + 2 6, 6 का आधा कितना आ जाएगा 3। ठीक है, यानी यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे स्टूडेंट वो हो जाएगा 1,3। तो मिड पॉइंट पता चल चुका, यानी कि इस साइड का मिड पॉइंट पता चल चुका है। और आपको इस रेड वाले की इक्वेशन निकालना है। तो पॉइंट तो मिल गया, अब किसी तरह से अगर हम स्लोप निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा।
तो स्लोप निकालने का इस चीज़ का डायरेक्ट तो कुछ है नहीं, तो उसके लिए मुझे ए बी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अगर ए बी का हेल्प आ गया स्लोप, तो हम 90 डिग्री का स्लोप निकालना जानते हैं m1 m2 बराबर -1 से, ठीक है। तो इसलिए हम पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, तो आसान है, 2 - 4 -2 एंड 4 -2 तो 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट -1/3। यानी कि इसका स्लोप आया -1/3, इस वाले का आया कितना, -1/3। तो इस वाले कितना स्लोप हो जाएगा, 3। तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इस लाइन की इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं बड़े आसानी से। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अब ये किसी काम का नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप इसका कैलकुलेशन। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, ठीक, कौन सा, ए बी वाला। तो हम ए बी वाले साइड का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। कितना जाएगा, y - 3, स्लोप कितना है 3 एंड x -1। कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, ये आएगा 3x - y, और ये -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये 0 बच जाएगा। आई मीन टू से y = 3x आ गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया। यानी से रेड वाले की इक्वेशन आ गया, और रेड वाले की इक्वेशन और ये जो पॉइंट है इस लाइन की इक्वेशन, जो इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट आएगा वही कहलाएगा सर्कमसेंटर, क्योंकि डेफिनेशन यही है। अब जो कहानी हमने इसके साथ किया, अब वही कहानी इसके साथ करना है। अब क्योंकि हम समझदार हो चुके हैं, तो n कोऑर्डिनेट आपको पता है कि BC का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब मैं डाटा कम लिख रहा हूँ, अब डायरेक्ट मैं आपसे n की कोऑर्डिनेट पूछना चाहता हूँ कि n की वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है, -2 + 5 ऐड करके कितना आ जाएगा, 3। तो ये 3/2 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, 4 + 5 तो बच्चों 9/2 हो जाएगा, ठीक। आपकी इच्छा है, आप चाहो तो इससे यूज कर लो मिड पॉइंट, आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट तो पता चल चुका है इस लाइन की इक्वेशन के लिए, सिर्फ स्लोप पता करना है। तो स्लोप के लिए स्टूडेंट इसका स्लोप निकाल लो, कितना आ जाएगा, y2 - y1 यानी 5 - 4 1, 5 + 2 7, तो 1/7 इसका स्लोप आया, 1/7, ठीक। तो इस वाले का स्लोप कितना आएगा, इस लाइन का स्लोप जो ये है, तो इसका स्लोप आएगा स्टूडेंट, अगर ये 7 है तो ये -7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने को यहाँ पे 90 डिग्री रखना है, तो m1 m2 बराबर -1 होना चाहिए, दैट्स वाई दिस इज द -7। अब बताओ क्या इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगा। कैसे आएगा, आइए चलते हैं अगले पेज पे। तो y - 9/2 x - 3/2, थोड़ा सा स्टूडेंट कैलकुलेट करें अगर, तो यह आ जाएगा 2y - 9 / 2 एंड दिस इज -7, 2x - 9 / 2, 2 से 2 बच्चों खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 2y - 9 - 14x + 7 × 9 = 63। तो 2y माइनस का 14x, इसको उधर ले जाओ, ये आ जाएगा। y की वैल्यू हम लोग ने निकाल चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो y की वैल्यू कितना है 3x, तो y के प्लेस पे 3 रख दो ताकि कैलकुलेशन आसान आ जाए। तो y के प्लेस पे अगर 3x को रख दिया जाए, दिया जाएगा -14x + 72, दिया जाएगा 6x, -4 इधर आएगा तो +14x = 72, और यहाँ से स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो 14 + 6 20x हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगा 72/20। आई थिंक ये काट सकते हैं हम लोग बड़े अच्छे से, तो 2 से काट दो, तो ये आ जाएगा 18/5। चेक कर लेते हैं एक बार, 4 × 5 = 20 और 4 × 4 = 4 × 32, सही है, 18/5 आएगा, 18/5। तो x की वैल्यू आ जाएगा 18/5, ठीक। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ताकि y कोऑर्डिनेट आ जाए,
तो x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, तो y बराबर 3x, तो यहाँ से y को 3x है। तो यहाँ पे स्टूडेंट x की वैल्यू जो है वो 18/5 आया था, तो y की वैल्यू कितना है 3x, तो 3x के प्लेस पे 18/5 ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। ठीक, तो मैं पूछूं बच्चों की सरकम सेंटर कितना आएगा, सरकम सेंटर तो वो होता है P, जिनके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, तो x कोऑर्डिनेट है 18/5, ये दिस इज द कॉमा, एंड y कोऑर्डिनेट है बच्चों 54/5। सिर्फ कैलकुलेशन आपको देख लेना है, बाकी मैंने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह अगर देख लो सही रहेगा, प्रोसेस यही है सेम टू सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नया नाम आने जा रहा है सरकम सेंटर। अगर सीख लिए हैं तो उसमें सर्किल का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे 2 वर्ड्स में डिसाइड कर लेते हैं। सर्किल ये भी होता है, लेकिन सरकम का मतलब होता है आउटसाइड या बाहर हो, आउट भी बोल सकते हैं। आउटसाइड क्या मतलब है हम समझाते हैं। देखो आपने अभी सीखा कि सरकम सेंटर क्या होता है, सीखा अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है आपका सरकम सेंटर। सरकम सर्किल किसे कहते हैं वो अब हम समझाने जा रहे हैं आपको। तो सरकम सर्किल स्टूडेंट उसे कहते हैं एक ऐसा सर्किल जो इनके वर्टेक्स को टच करते हुए सर्किल बनता है। इनके वर्टेक्स को टच करते हुए जो सर्किल बनता है, इस तरह के सर्किल को हम लोग सरकम सर्किल कहते हैं। कौन सा सर्किल, सरकम सर्किल। थोड़ा अच्छे से बना लेना, दिख नहीं रहा मेरा अच्छा, फिर भी एक बार बना के देखते हैं। ठीक है, बन गया, चलो कुछ तो काम बना। ABC, तो एक ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल के वर्टेक्स को टच करते हुए बने, इस तरह के सर्किल को स्टूडेंट हम कहते हैं सरकम सर्किल। क्या कहते हैं, सरकम सर्किल। और इसके सेंटर को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इसके सेंटर को कहते हैं हम लोग क्या, सरकम सेंटर। क्या, सरकम सेंटर, यानी उसके सेंटर को सरकम सेंटर कहते हैं। और उसके रेडियस को क्या कहते हैं, और रेडियस बच्चों आपको पता है कि ये सब रेडियस होगा, डायग्राम से पता चल रहा है आपको। यानी कि यहाँ पे जो स्टूडेंट बात करें PA लेंथ की, PB लेंथ का और PC लेंथ का, ये सब आपस में बराबर होंगे। मैं पूछूं रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है कि ये सर्किल के रेडियस है, क्योंकि सेंटर का सरकमफ्रेंस से जितना ज्वाइन करने वाला जितना भी लेंथ बनता है वो रेडियस कहलाता है। ठीक है, और इस जगह पे रेडियस को कैपिटल R के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम नाम देंगे क्या, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, ठीक है जी, ओके। यही सब कहानी हमने लिखा है यहाँ पे। इनका कहना है कि सर्किल पास थ्रू वर्टिसेस ABC ऑफ ट्रायंगल ABC इज कॉल्ड सरकम सर्किल। यानी कि किसी भी वर्टेक्स से पास करना जो सर्किल होता है उसे क्या कहते हैं, सरकम सर्किल। एंड द सेंटर, और उसके सेंटर को क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, उसके सेंटर को नाम देते हैं क्या, सरकम सेंटर। और उसके रेडियस को क्या नाम देंगे, उसके रेडियस को नाम देंगे हम लोग सरकम रेडियस, जिसे हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बात करते हैं कि सरकम रेडियस कैसे निकाला जाए। सरकम सेंटर निकालना सीख गए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लें। ठीक है जी, तो मान लिया जाए पिछले ही क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में मान लो कि सरकम सेंटर एंड सरकम रेडियस मान लो दोनों पूछ देता, इसी सवाल में दोनों पूछ देता है। तो आपका कहानी क्या होना चाहिए कि इनके हेल्प से आपको पहले सरकम सेंटर निकालना है। जब सरकम सेंटर आ जाएगा तो किसी भी एक वर्टेक्स से क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस किसी भी एक से, आपकी इच्छा चाहे इससे चाहे इससे इससे, फाइनल आंसर सेम आएगा सरकम रेडियस का। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि कभी अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरह हैंडल करना पड़ेगा कि सरकम सेंटर, यहाँ पे P क्या है बच्चों, सरकम सेंटर, P क्या है, सरकम सेंटर। ठीक है, और उस सरकम सेंटर का किसी भी वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाल लेना, वही क्या कहलाता है, सरकम रेडियस। और इस चैप्टर में कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इस तरह के सर्किल को सरकम सर्किल, उसके सेंटर को सरकम सेंटर और उसके रेडियस को सरकम रेडियस। तो हम लोग तीनों चीज सीख चुके हैं। ठीक है जी, चलिए, तो ये क्वेश्चन वही है। तो मैं इसको स्टूडेंट आपको एज ए होमवर्क देना चाहूँगा। रीजन्स क्या है, रीजन्स क्या है, सब कुछ उसी तरह का सवाल है जो मैंने अभी किया था।
क्या हमने आपको सिखा दिया है सर्कम सेंटर कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सिखा दिया। साइड के इक्वेशंस निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। इक्वेशंस कोई दो निकाल लेना, उनको सॉल्व कर लेना, सर्कम सेंटर आ जाएगा। सर्कम सेंटर आ जाएगा तो किसी भी एक वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाल लेना, वही क्या कहलाएगा? सर्कम रेडियस। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है जिसका नाम है स्टूडेंट इन सेंटर। अब ये इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर किसी भी ट्रायंगल में किस तरह से फाइंड किया जाता है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए इन सेंटर क्या होता है, ये कैसे बनता है, उसके लिए आपको डेफिनेशन देखना पड़ेगा। इनका कहना है इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। सपोज दैट ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है। चलिए अब इसमें स्टोरी क्या है वो समझते हैं। क्या यहाँ से बहुत सारे लाइन निकाले जा सकते हैं? मान लीजिए एक लाइन हमने ये निकाला और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मतलब होगा कि अगर ये टोटल एंगल 30 है तो ये आधा आधा 15-15 बनेगा, 60 है तो 30-30 का बनेगा, 90 है तो 45-45 का। तो नाम तो पहले से पता है नहीं, तो मैं इसको अपनी तरफ से अल्फा बीटा मान लेता हूँ। दूसरा मान लो यहाँ से बना, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। ठीक, तीसरा मान लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कुछ इस तरह से गामा वाला, यानी यहां जो एंगल बना सपोज दैट ये गामा है। ठीक, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इन सेंटर। तो डेफिनेशन आप क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो एंगल्स का आधा किया जा रहा है यही कहा जा रहा है यहाँ पे ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो इसी को आ जाता है इन सेंटर। अब आपको कोऑर्डिनेट ये सब दिए जाएंगे, थोड़ा सा विजिबल साइज का मैं इसको पूरा कर देता हूँ। आपको ये रटना नहीं है, ये सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ कि ये ऐसे बनता है, रटना नहीं है। ठीक है, तो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो देखो बच्चों, इन सेंटर निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है, बहुत आसान है। इन सेंटर निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, दो चीज़ का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, कौन कौन सा? एक आर्थो सेंटर और एक सर्कम सेंटर। इसका प्रोसेस है, फार्मूला नहीं है, प्रोसेस है। लेकिन सेंट्रॉइड, इन सेंटर, आगे एक दो और पढ़ेंगे, इन सब का डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं इन सेंटर। तो यहाँ पे लिखा गया है लेट ए ट्रायंगल हैज वर्टिसेस। मान लीजिए वर्टेक्स के नाम दिए गए ए बी सी के, यहाँ लिख दिया गया। देन वी फर्स्ट कैलकुलेट साइड्स लेंथ। सबसे पहले हम स्टूडेंट यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं? साइड्स के लेंथ कैलकुलेट करते हैं, मतलब ये दिस। तो मान लेते हैं ए कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1, बी कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2, सी कोऑर्डिनेट है x3 कामा y3। ठीक है, x3 कामा y3। और हमने जब ये लेंथ निकाला स्टूडेंट, तो वो सपोज दैट a आया, ये लेंथ कितना आया? a। मान लिया जाए ये लेंथ निकाला, ये वाला, ये b आ गया। ठीक, और मान लिया जाए एक लेंथ ये निकाला, सपोज दैट ये लेंथ का नाम c आया। और मैं एक चीज आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाले साइड को मिड पे कट करे, ये कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाले साइड को राइट एंगल पे हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो दिमाग से हटा देना आपको। ओके जी, तो अगर आपके वर्टेक्स पता है, साइड्स के लेंथ नहीं पता होगा, तो पहले हम साइड्स के लेंथ निकालेंगे। देखो यही लिखा गया है वी फर्स्ट फाइंड लेंथ बी सी सी ए बी। तो मैंने बी सी वाले को ए बोला है, ए सी वाले को बी लेंथ बोला है, बी ए वाले को सी लेंथ बोला है। तब ये आई का डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट? अब हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है आई थिंक इन सेंटर का, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको कि आई की वैल्यू क्या होगा। सो आई इज इक्वल टू, थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं इसको आपको अलग लिख के दिखाता हूँ, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो। हो सके तो इसमें सिर्फ कितना नोट करना है मैं आपको अगले पेज पे लेकर चलता हूँ, ताकि वहाँ बताया जा सके कि आपको कितना पार्ट नोट करना है। ठीक है,
देखिए मान लीजिए ये ट्रेंगल है, कोई किसी भी तरह का हो सकता है नेचर वाइज। मान लीजिए स्टूडेंट ये ट्रेंगल है, ठीक है, ये कुछ ट्रेंगल है। ट्रेंगल में छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, ध्यान रहे ये कोई जो नहीं कि इक्विलेटरली हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। चलिए मान लिया जाए कि यहाँ के जो वर्टेक्स है वो x1 कामा y1 है, b के जो वर्टेक्स है बच्चों ये है मान लिया जाए x2 कामा y2 है, c के कोऑर्डिनेट है मान लिया जाए x3 कामा y3, और a के सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल a बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया जाता है। कैपिटल B के सामने वाले साइड को स्मॉल b बोलते हैं लेंथ के मामले में, और कैपिटल C वाले एंगल के सामने वाले साइड को स्मॉल c बोला जाता है। इतना चीज़ पता होने के बाद आप डायरेक्टली इसका इन सेंटर कैसे लिखोगे, अब हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। आइए देखते हैं। तो जो इसका इन सेंटर होगा वो बड़ा बेहतरीन तरीका है याद करने का, मैंने काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है इसको, इससे लंबे समय तक आप याद करोगे। कैसे? जो वर्टेक्स पकड़ो कोई का भी, यहाँ 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 कहीं का पकड़ो, सबसे पहले उस वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट का सामने वाले साइड के साथ मल्टीप्लाई करो। कोई भी वर्टेक्स पकड़ो सामने वाले साइड से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा बच्चों? तो वो आ जाएगा ax1 प्लस, इसी तरह से बाकी के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा bx2, फिर आ जाएगा cx3। नीचे क्या होता है? नीचे स्टूडेंट हमेशा पेरीमीटर लिखा जाता है। पेरीमीटर क्या होता है? साइड्स के सम, ठीक है। तो ये रहा x कोऑर्डिनेट। तो जिस तरह से हमने x कोऑर्डिनेट लिखा है स्टूडेंट, इसी फॉर्मेट में आपको y कोऑर्डिनेट भी लिखना है। इसी फॉर्मेट में y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? y का सामने वाले साइड के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3। नीचे कितना आ जाएगा बच्चों? a प्लस b प्लस c। तो यही होता है आपका इन सेंटर का फॉर्मूला। तो मैं उम्मीद करूंगा कि डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ आप इतना बना लो, इसी से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हम कभी भी ये सब डायग्राम नहीं बनाएंगे, एंगल बाइसेक्टर वगैरह, कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो तो बस आपको बताने के लिए कि वो है क्या, कहाँ से बनता है, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको फॉर्मूले में अच्छे से पता हो गया होगा। सो गाइस इसको आप अच्छे से नोट कर लो। तो इससे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द इन सेंटर, फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन का किसके साथ ट्रायंगल बनाना है? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो गाइस इसका आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ बनाना आसान है, मैं फिर बताता हूँ कैसे बनेगा। को जीरो करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगा। तो x जीरो कहाँ होता है? y एक्सिस पे, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट 0, 3। फिर जब इसमें y जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगा, तो दिस इज द 4, 0, ठीक। और लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, लाइन बन गया। और किसके साथ? कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है स्टूडेंट x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो क्या ट्रायंगल इस साइड बन गया? तो इसी का आपसे पूछा गया है कि ये जो ट्रायंगल अब बन रहा है आपके सामने OAB नाम का, इसी का आपको बताना है इन सेंटर क्या होगा। यही पूछा गया आपसे, इन सेंटर क्या होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वर्टेक्स पता नहीं था, लेकिन हमने कुछ ना कुछ सोच के वर्टेक्स निकाल लिया। तो 3 वर्टेक्स पता चल गया। अब इसका अपने को क्या निकल बच्चों? इन सेंटर निकालना है। क्या निकालना है? इन सेंटर। तो इन सेंटर से पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको लेंथ निकालना होगा। क्या निकालना होगा? लेंथ। OA लेंथ तो ये तो चुटकियों काम है। OA लेंथ कितने लेंथ का बच्चों? 4। OB लेंथ कितने लेंथ का है? 3। और AB लेंथ कितने का है? पाइथागोरस से लगा लो, क्योंकि ये राइट एंगल होता है। तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 16, 9, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 5। बाई चांस इस सवाल में बड़ा जल्दी हम लोग निकाल पा रहे हैं, कई बार आपको डिस्टेंस वगैरह पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं हम लोग इन सेंटर। तो इन सेंटर कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? चलिए देखते हैं। क्या बताया था? जो कोऑर्डिनेट पकड़ो उसके सामने वाले साइड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मैंने 0 पकड़ा, तो 0 के सामने वाला साइड क्या है? 4। तो यहाँ जाएगा 0 × 4 प्लस इसका 0 सामने वाले 5, तो 0 × 5
प्लस 4 इंटू 3, ठीक। नीचे क्या आता है, पेरीमीटर यानी कि सारे साइड्स का सम, तो 4 5 3, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। ऐसे आपको लिखना है। अब हम बात करते हैं y कोऑर्डिनेट का, थोड़ा सा स्पेस कम है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 3 इंटू 4, प्लीज़ आप आगे लिखना, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए लिख रहा हूँ, प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 5, और नीचे हमेशा ट्रायंगल का पेरीमीटर लिखा जाता है, यानी 4 प्लस 5 प्लस 3। तो स्टूडेंट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इन सेंटर कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 5 3 8 4 12, और ये भी 12 ही आएगा, नीचे भी 12 है, ये कैंसिल होके 1 आएगा, ये कैंसिल होके 1 आएगा। कहने मतलब है कि जो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 1 आएगा। यही आपसे पूछा गया था कि इन सेंटर कितना होगा, तो जैसा देख सकता है कि 1, यानी कि अंडरस्टूड है बच्चों कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं लाई करेगा। कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसकी वैल्यू होगा 1, 1। तो इन सेंटर निकालने का ये प्रोसेस होता है, जिसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी है बाई चांस, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 चीज़ पढ़ा है, सेंट्रॉयड, आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, ठीक है। अब इन सेंटर सीख लिया गया, अब थोड़ा इसमें मुझे एक्स्ट्रा चीज सीखना होता है जिसका नाम है इन सर्किल किसे कहते हैं। जैसे सर्कम सेंटर के बाद सर्कम सर्किल किसे कहते हैं ये पता किया हम लोगों ने, इसी तरह से इन सेंटर सीखने बाद इन सर्किल किसे कहते हैं। तो आइए अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 4th, इन सर्किल किसे कहा जाता है। देखिए ये क्या लिखा गया है, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। मान लिया जाए ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, ये इनके वर्टेक्स है A B C। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स को टच करता हुआ जो सर्किल जाता है, आई रिपीट, वर्टेक्स को टच करता हुआ जो सर्किल जाता है उसे तो हम सर्कम सर्किल कहते हैं। लेकिन इन सर्किल किसे कहते हैं, जब उसके साइड्स को टच करता हुआ एक सर्किल जाए, आई रिपीट, उसके साइड्स को टच करता हुआ अगर एक सर्किल जाए तो इसे हम कहते हैं स्टूडेंट क्या, कि वो एक सर्कम सर्किल है। सपोज दैट MNO या P लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के सेंटर को कहा जाता है स्टूडेंट कि ये इन सेंटर है, जिसे हम लोग I बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस सर्किल को क्या नाम दिया जाता है, इन सर्किल। तो यही चीज हमने लिखा हुआ है, आप समझ लो पहले। तो कहा गया सर्किल टचिंग ऑल 3 साइड। देखो पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, तीनों को टच करते हुए सर्किल बना है, तो इसलिए इसे कहा जाएगा इन सर्किल। इज कॉल्ड इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल एंड इट सेंटर, और जो बच्चा इसका सेंटर होगा ना, जो सर्किल होगा, उसी को कहा जाता है इन सेंटर। जो कुछ हमने अभी निकालने का तरीका सिखा दिया कि इन सेंटर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल ABC, अब इन सेंटर निकालना तो आपको आ गया क्योंकि वर्टेक्स पता होता है, तो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है। लेकिन कई बार आपसे इन रेडियस भी पूछ सकता है, जैसे हमने सर्कम रेडियस का निकालने का तरीका सिखाया था। तो बच्चों को आप ध्यान से देखो, तो इसका जो रेडियस होगा वो ये होगा, या ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं। तो ये हमेशा 90 डिग्री पे होता है, आपको पता ही है, क्योंकि ये टचिंग, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं पूछूं छोटी सी बात कि IM IN IP ये क्या है। तो IM IN IP, तो ये स्टूडेंट है इन रेडियस, और इन रेडियस को हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, इन रेडियस। सर्कम रेडियस को कैपिटल R से, क्योंकि बाहर होता है बड़ा वाला सर्किल बनता है, इसलिए कैपिटल R। ये छोटा सा नन्हा सर्किल बनता है, उसे हम लोग स्मॉल r बोलते हैं, इसे इन रेडियस के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो ये इन रेडियस कैसे निकालेंगे, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड इट्स वेरी इजी। कैसे बताओ बच्चों, क्या आप I निकाल लिए होगे, सुन लो पूरी प्रोसेस क्या है। I आप निकाल लिए होगे, कैसे निकाले होगे, पीछे अभी फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में, ये जो फॉर्मूला लगाया था ना इस तरह से, AX1 BX2 समथिंग, उस मेथड से, तो आपका I आ जाएगा। अब आपको मान लो इन रेडियस चाहिए, क्या चाहिए, इन रेडियस। तो आप काम करो, किसी भी एक साइड की इक्वेशन निकालो, ये आपकी इच्छा है कि कौन सी साइड की निकालना चाहते हो,
कोई भी एक साइड स्टूडेंट ले सकते हो, कोई भी, चाहे आप BC साइड की क्वेश्चन निकाल लो, चाहे AC का, चाहे AB का। अब आप सोच रहे हो कैसे निकालेंगे, तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो A के वर्टेक्स, B के वर्टेक्स, C के वर्टेक्स दिए जाएंगे, तो इनका 2 पॉइंट से पास होने वाला लाइन की क्वेश्चन निकालना आता है। सपोज द लाइन आ गया। अब आपके इन सेंटर पता है, तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना आपको पढ़ाया गया है, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना पढ़ाया गया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग करेंगे, आंसर इन रेडियस का आ जाएगा। IM आने का मतलब क्या आ गया, IM आने का मतलब हमने स्मॉल r निकाल लिया। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू बताना चाहते हैं कि इसमें क्या लॉजिक है। ओके, चलिए तो आगे बात करते हैं हम लोग कि इसका इन रेडियस कैसे निकाला जाए। ठीक, तो इन रेडियस के लिए क्या लॉजिक है स्टूडेंट, इन रेडियस के लिए मेथड क्या है, मेथड है इन रेडियस फाइंड करने का। यहाँ पे कहाँ लिखने लगा यार, ये पीछे का है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो इन रेडियस है ना, ये लेंथ निकालने का क्या तरीका है, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं मेथड लिख सकूँ। आपने कॉपी किया ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेथड है यहाँ पे, देखो मेथड यहाँ पे होगा कि सॉल्व, मेथड किस चीज़ का सीखने जा रहे हैं, टू फाइंड स्मॉल r, स्मॉल r बोले तो इन रेडियस। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे या फाइंड करेंगे इन सेंटर, पहला काम होगा इन सेंटर निकालने का। आई होप इन सेंटर निकालना आपको पढ़ा दिया गया है। दूसरा पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम इन सेंटर बोले तो I टू एनी इक्वेशन ऑफ साइड, एनी इक्वेशन ऑफ साइड। साइड में कोई भी हो सकता है, चाहे BC साइड की इक्वेशन लिखो, चाहे AC साइड का, चाहे AB साइड का। साइड की इक्वेशन लिखने के बाद आपको सिर्फ इन सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्म लगा देना है, इन रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा मेथड है, नोट कर लो। चलिए अब हम बात करते हैं एक्स सेंटर क्या होता है। दिस इज द लास्ट थिंग्स, एक्स सेंटर क्या होता है। ये होता है द सेंटर ऑफ ए सर्किल विच टचेस साइड्स BC। ये सब क्या कहना चाह रहे हैं हम आपको समझाते हैं। तो पढ़ने से पहले हम इसको समझते हैं रियल लाइफ में कि क्या पूरा लॉजिक है कि एक्स सेंटर क्या होता है। ठीक है, इसके लिए हम चलते हैं कुछ अलग डायग्राम पे। तो गाइज आई होप आप रेडी हो जाने के लिए। मान लिया जाए एक ट्रेंगल है किसी भी तरह का। ठीक है, सपोज ये ट्रेंगल ले लिया। ट्रेंगल किसी भी नेचर का हो सकता है, जरूरी नहीं कि इक्विलैटरली हो या आइसोसेलेस हो, कुछ भी हो सकता है किसी भी नेचर का। तो रूल कहता है कि एक्स सेंटर कैसे बनता है, उसके लिए क्वेश्चंस में एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट स्टूडेंट समझते हैं पहले। कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी भी ट्रायंगल में दो साइड को आगे एक्सटेंड करो। एक्सटेंड मतलब बढ़ाओ। जैसे ये AB लेंथ को अगर थोड़ा सा इसको हम आगे खींचे तो कुछ इस तरह से बनेगा, समथिंग टाइप। ठीक, अच्छा AC साइड को अगर एक्सटेंड करें स्टूडेंट तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अब इनका कहना है कि एक ऐसा सर्किल बनाया जाए, आई रिपीट, एक ऐसा सर्किल बनाया जाए जो एक्सटेंडेड साइड को और इस साइड को, जो बेस के, जो उसको बढ़ाया नहीं गया, कौन सा साइड को नहीं बढ़ाया गया है, बेसी वाले को, और दो को बढ़ाया गया है, एक को नहीं बढ़ाया गया। अब एक ऐसा सर्किल बनाए जो इस बढ़ाने वाले साइड्स को और जिसको नहीं बढ़ाया गया तो उस साइड को टच करते हुए एक सर्किल बनाए दो, दिस। तो क्या ये टच करेगा कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड साइड को, लाइक दिस। तो इनका, आई रिपीट, इनका जो सर्किल का सेंटर होगा उसी को हम कहते हैं इन सेंटर, और वर्टेक्स A के अपोजिट वाले को I1 बोलेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि I1 नहीं बोलेंगे, हो सकता है एग्जाम में वर्टेक्स का नाम PQ दे दे, तो हो सकता है कुछ और नाम दे दे। ठीक है, जब हम फॉर्मूले को वर्ड वाइज याद कराएंगे वो याद करना है, बहुत आसान याद करना। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे सर क्या एक ही तरह का बनेगा क्या? तो इस सर्किल का हम लोग बोलते हैं एक्स सर्किल, और इसके सेंटर को स्टूडेंट बोलते हैं एक्स सेंटर, और इसकी रेडियस को बोलेंगे एक्स रेडियस। सारी बातें हम लोग करेंगे, आराम से पहले सुनो। तो अभी हम एक एग्जाम्पल एक बता रहे हैं। हो सकता है कि आप इनको आगे बढ़ाओ, एक सर्किल इधर बन जाए, हो सकता है कि एक सर्किल इधर बन जाए। तो ऐसे स्टूडेंट आपके सामने
तीन तरह के सर्किल बन सकते हैं जिसे हम नाम देंगे क्या, तीनों के तीनों सर्किल एक्स सर्किल है और उनके सेंटर को बोलेंगे एक्स सेंटर है। अब हम कैसे पता करेंगे एग्जाम में कि एक्स सेंटर पूछ रहा है तो कौन सा वाला पूछ रहा है, ए के सामने, बी के सामने, सी के सामने। तो ये हमेशा आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा, जैसे कहा जाएगा कि बी के अपोजिट वाला एक्स सेंटर बताओ, यानी कि आपका बी के अपोजिट कौन सा है, ये यानी कि इधर वाला पूछना चाहता है। सी के अपोजिट कहेगा मतलब इधर वाला, ए के अपोजिट कहेगा मतलब इधर वाला। ठीक है, तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। तो स्टूडेंट आपको पता है x1 y1 x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लेंथ निकालेंगे। किसका लेंथ, साइड्स का। कैसे निकालेंगे पता है आपको, ये मान लिया जाए ए है, कैपिटल एक सामने वाला, कैपिटल बी के सामने वाले साइड्स को बोलते हैं स्मॉल बी और इसको बोलते हैं स्मॉल सी। मैं आपको याद कराने के लिए एक हेल्प लेता हूँ, हेल्प है इन सेंटर का। हम याद कराने के लिए इन सेंटर का हेल्प लेता हूँ। क्या था फॉर्मूला बच्चों, AX1, ध्यान है हम इन सेंटर लिख रहे हैं, एक्स सेंटर नहीं, अभी हम इन सेंटर समझा रहे हैं जो कि अभी हमने लिखा था। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, AY1 BY2 CY3 एंड होल डिवाइडेड बाय स्टूडेंट A + B + C। ठीक है जी, चलिए ये C लिखा है, ध्यान रहे इस लेंथ को C बोला गया। ये मैंने इन सेंटर लिखा है, हेल्प लिया है क्योंकि ये याद करना आसान होता है। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम सारे के सारे एक्स सेंटर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सुनो, पहले क्वेश्चन में कहा जाएगा कि अपोजिट टू वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए, यानी हमें आप एक्स सेंटर बताओ जो किसके अपोजिट हो, ए वाले के। तो जैसा कि हमने डायग्राम बनाया है वो ए के अपोजिट ही बनाया है, तो उसके जो एक्स सेंटर होंगे उसे हम I1 के नाम से जानेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, सिर्फ सुनना है। देखो ए के अपोजिट कौन सा लेंथ है, ए वाला, तो बस इसके लेंथ को इन सेंटर के फॉर्मूले में -a से रिप्लेस कर दो। किससे, -a से, सिर्फ -a से। बाकी सारा डायलॉग सेम है, सब कुछ सेम रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सब कुछ सेम है। सिर्फ उसी को -a रिप्लेस करना है इन सेंटर के फॉर्मूले में जिस साइड्स को टच करते हुए जाए, साइड को, एक्सटेंडेड साइड को, विदाउट एक्सटेंडेड साइड को, यानी यूं कहें कि वर्टेक्स के सामने वाले को। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बाकी सब तो वही रहेगा एज इट इज़। तो bx2 + cx3 डिवाइड बाई -a + b + c। बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा, -a और ध्यान दें -a उसके सामने का जो a के अपोजिट है। अब नेक्स्ट वाला एक्स सेंटर कैसे बनेगा, जो इस साइड होगा। तो जब इस साइड वाले को बना लेंगे तो ये बी वाली साइड को टच करेगा, तो अपोजिट टू वर्टेक्स, आई रिपीट अपोजिट टू वर्टेक्स, अगर यहाँ बी लिख दिया जाए, कौन सा, बी, तो बी वाले के लिए सिर्फ क्या चेंज होगा, बी वाले के लिए सिर्फ क्या चेंज होगा, यहाँ पे बी लिख दिया जाए तो बी वाले के लिए बस बी जगह क्या रख देंगे, माइनस का, सिर्फ माइनस का, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। देखो यहाँ पे बी जगह क्या रखा गया, -b, सब कुछ सेम। मान लो सी के अपोजिट कह दिया गया, मतलब वो सर्किल इस साइड वाला है जो तीसरा नंबर बनेगा। अगर इस साइड के लिए कह दिया जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट अगर अपोजिट टू सी कहता है, अपोजिट टू सी, सी के प्लेस पे -a, बाकी सब एज इट इज, सी की जगह पे -a, बाकी सब कुछ फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। लेकिन ध्यान रहे जो इसका सेकंड वाला था, ए के सामने वाला, उसे I1 कर देना कॉपी में, ठीक। बी वाले के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे I2 लिख देना कॉपी में, और सी वाले के लिए हम पढ़ा ही रहे हैं, यहाँ पे I3, ये रहा थर्ड वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन सेंटर वगैरह निकालते हैं, ठीक है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एक्स सेंटर बताओ, तो दिमाग में क्वेश्चन में जरूर कहा जाएगा, ध्यान सुनना, कि वो किसके अपोजिट वाला चाहते हैं, क्वेश्चन में बोलेगा, ठीक है। अगर नहीं बोलेगा तो फिर मजबूरी होगा कि एक्स सेंटर हम लोग तीनों के तीनों फाइंड करेंगे, अगर नहीं बोलेगा तो, ठीक है। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि बी के अपोजिट, तो सिर्फ हमें एक चीज़ निकालना है। मान लो बोल दिया जाए सी के अपोजिट, तो सिर्फ एक निकालना है, ठीक है।
चलिए, तो एक्स सेंटर निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये सब क्या निकाला गया, ये एक्स सेंटर निकाला गया है। जितने भी I1 I2 I3 बार निकाला गया ये सब कुछ एक्स सेंटर है। अब सवाल में क्वेश्चन पूछता जाता है कि एक्स रेडियस कैसे निकालें, कौन सा, एक्स रेडियस। ठीक है, तो हम अब आते हैं उसके अगले पेज पे, तो नहीं फिलहाल हम यहीं पे आते हैं इसको मिटाकर। ठीक, देखिए स्टूडेंट, अगर आपसे एक्स रेडियस पूछा जाए, मैं इसको मिटा देता हूँ, तो कैसे करेंगे सुनो। मान लिया जाए हम एक्स रेडियस निकालना चाहते हैं, तो ये जो लेंथ होगा ये क्या कहलाएगा, एक्स रेडियस, जिसे हम ए के सामने वाले को R1 बोलेंगे। ठीक है, तो तरीका वही है, किसी भी एक साइड की इक्वेशन निकाल लो, जैसे कि इन रेडियस निकालने का तरीका था, किसी भी एक साइड का, आप चाहो तो AC का, AB का या BC का, किसी भी एक साइड की इक्वेशन निकाल लो। तो इक्वेशन आ गया, सपोज दैट 3x - 2y + 4 = 0। सेंटर निकालना हमने बता दिया, मान लो सॉल्व करने से आया 1,2। पॉइंट पता है, लाइन पता है, तो बच्चों हम लोगों ने डिस्टेंस निकालना सीखा हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस निकालना सीखा है। ये सारा कॉन्सेप्ट से हम लोग इन रेडियस भी निकाल लेंगे। यानी कि एक करके दिखा देता हूँ कि R1 जो होगा डिस्टेंस फ्रॉम इन सेंटर नहीं बल्कि क्या बोलेंगे, एक्स सेंटर, क्योंकि I1 के करस्पॉन्डिंग एक्स सेंटर टू एनी साइड ऑफ इक्वेशन, एनी साइड ऑफ इक्वेशन, ये होगा R1 निकालने का। तो एनी साइड बोल दिया। अब मान लो R2 निकालना होगा, तो पहले R2 करस्पॉन्डिंग इन सेंटर निकालना, मतलब एक्स सेंटर, फिर किसी एक साइड से डिस्टेंस निकालना, जिसे हम लोग एक्स रेडियस R2 बोलेंगे। इसी तरह से R3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा पैटर्न होता है निकालने का। चलिए अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो एक्स सेंटर का मतलब यही होता है कि द सेंटर ऑफ ए सर्किल विच टचेस साइड BC एंड द एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ AB एंड AC इज कॉल्ड एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। वही चीज़ हमने यहाँ पे बताया था कि कोई भी ट्रायंगल है, सपोज दैट ABC साइड का, तो इनका कहना है कि AB साइड को एक्सटेंड करें, फिर कहा गया AC साइड को एक्सटेंड करें, और एक ऐसा सर्किल बनाए जो BC साइड को यानी दिस साइड और ये एक्सटेंडेड साइड को टच करते हुए जो सर्किल बने, दिस इज सर्किल। अब सर्किल दिख नहीं रहा, वो अलग मैटर है, बट हाँ सर्किल है, जबरदस्ती बना दिया। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सेंटर को एक्स सेंटर, रेडियस को एक्स रेडियस, और सेंटर को एक्स सेंटर, और सर्किल को एक्स सर्किल। ठीक है, ये सारी बातें हमने बता दी, यही चीज़ लिखा है यहाँ पे। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे कि एग्जाम्पल से यार सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, चिंता नहीं करना। ठीक है, कहा गया द वर्टिसेस ए ट्रायंगल आर ए कोऑर्डिनेट बी सी, तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे सी लिखा होगा। ठीक है, ए के वर्टेक्स, बी के वर्टेक्स और सी के वर्टेक्स दिया हुआ है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स सेंटर, देखो यार सिर्फ एक्स सेंटर लिखा है, तो अगर आगे कुछ ना पढ़ा जाए तो एक्स सेंटर बोल दिया, तो इसका मतलब है कि तीन तरह के पॉसिबल है, I1 I2 I3। अब कौन सा निकालेंगे, तो तीनों निकालेंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, इसीलिए क्वेश्चन ने समय बचाने के लिए आपसे तीनों नहीं स्पेशल पूछा है। कौन सा, कि भाई साहब वो वाला बताओ हमें जो ए के अपोजिट हो, अपोजिट टू वर्टेक्स ए, यानी कि ए वाला वर्टेक्स अगर आपने यहाँ बनाया है तो जो एक सर्किल बनेगा इसके सामने वाले साइड को टच करते हुए बनेगा कुछ इस तरह का, सपोज दैट लाइक दिस। ठीक है, दिस इज, ये आपसे पूछना चाह रहा है I1। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले ए कोऑर्डिनेट लिख लो 0, -6, बी कोऑर्डिनेट है -6, 0 एंड सी इज 1, 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइड्स के लेंथ निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो ए वाले लेंथ को हम बोल देते हैं BC। तो BC लेंथ कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, -6 -1 7, 7 का स्क्वायर 49 एंड 1 -0 यानी 1, 49 + 1 50, 50 का स्क्वायर रूट 5√2। सिमिलरली बी लेंथ निकालो, बी बोले तो इस साइड का कैपिटल बी के सामने वाले को ही तो स्मॉल बी बोलते हैं, यानी कि AC लेंथ कितना आ जाएगा बच्चा, तो ये आ जाएगा 5√2 AB आएगा, अब निकाल के देख लो 5√2 आएगा। और सी लेंथ बचा मतलब ये वाला, तो ये हो जाएगा 36, 36, 72, तो आई थिंक ये आ जाएगा 6√2। 36 दूनी 72 होता है ना, तो बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा स्टूडेंट 6√2। तो हमने सारे साइड्स का लेंथ निकाल लिया। अब हम बात करते हैं I1।
I1 किसके अपोजिट है बच्चों, ए के अपोजिट है, तो ए के सामने वाले लेंथ को सिर्फ -a से रिप्लेस करेंगे और -a वाला ये है, ठीक है। बताओ 0 इंटू सामने वाला लेंथ कितना है माइनस में, तो ये हो जाएगा -a यानी कि 5√2 इंटू 0 प्लस, बाकी सब प्लस होगा, b इंटू -6 प्लस c इंटू 1, ठीक, डिवाइड बाई -a प्लस b प्लस c कामा। फिर लिखेंगे -a टाइम्स सामने वाला साइड y कोऑर्डिनेट कितना है -6 प्लस b टाइम्स 0 प्लस 1 टाइम्स c, नीचे क्या आएगा बच्चा -a प्लस b प्लस c, ये सारी बातें हो गई, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, एक बी सी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, एज इट इज कॉपी कर लेना, आपको स्टूडेंट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो -a में 0 को मल्टीप्लाई कर तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ यहीं पे, हालांकि अगले पेज पे लिख सकते हैं। तो ये 0 हो जाएगा, ये -6b, ये प्लस c, तो -6b प्लस c, -6b प्लस c, और नीचे क्या है -a प्लस b प्लस c, ये है आपका I1 कामा। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 6a, ये हो जाएगा c, 6a प्लस c एंड -a प्लस b प्लस c, ठीक है बच्चों। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो b और c के साइड्स के लेंथ है, b और c के साइड्स की जो लेंथ है 5√2 है, b की वैल्यू, c है 6√2, 5√2 6√2, 5√2 6√2, और a है -5√2, b है 5√2, c है 6√2 कामा, y कोऑर्डिनेट सेम है, तो यहाँ बच्चों a है, और कुछ मिस्टेक हुआ है शायद, मैं चेक कर लेता हूँ, या 6 है, सही। तो a की वैल्यू 5√2 है, c की वैल्यू 6√2 है, एंड दिस इज -5√2, 5√2 प्लस 6√2। काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं इन सेंटर निकालने के लिए। अगर आप ध्यान देखो तो ये -30 है, ये -30 है, -30 प्लस 6 -24, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो सिर्फ बचेगा 6√2, ठीक, कामा। ये 30 6 36√2, कोऑर्डिनेट बचेगा नीचे 6√2 क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे इससे। तो स्टूडेंट ये काफ़ी सारे पोर्शन अगर आप ध्यान देखो तो कैंसिल हो रहे हैं, √2 से √2 6 चौक 24, तो -4 एंड दिस कैंसिल आल्सो, एंड 6 6 36। तो एक्स सेंटर हमारा निकल गया अपोजिट टू वर्टेक्स ए, यानी कि हमने I1 कोऑर्डिनेट निकाल लिया है -4, 6, यानी यहाँ कोऑर्डिनेट कितना आ गया -4, 6। अब हमने बताया था कि इन रेडियस बोले तो एक्स रेडियस कैसे निकालेंगे, एक्स रेडियस उसे कहते हैं जो एक्स सर्किल का रेडियस होता है, तो वो कैसे निकाला जाएगा। तो मैंने बताया कि किसी भी एक साइड की इक्वेशन निकाल लो, आप फ्री हो, एकदम फ्री हो, चाहे आप इस साइड की इक्वेशन निकाल लो, चाहे इस साइड की इक्वेशन निकाल लो, किसी भी एक साइड की इक्वेशन निकाल लो, ठीक है, आपकी इच्छा है। तो मैं मान लेता हूँ बीसी साइड की इक्वेशन निकाल लेता हूँ, तो वो लिखने के बाद आपको फिर से यहाँ पे वापस आना है ताकि हम समय बचा सकें लिखने के मामले में। तो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे स्टूडेंट की इक्वेशन ऑफ साइड बीसी, मैंने बताया था किसी भी साइड की इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ एनी साइड, अगर फाइंड करना आपको एनी रेडियस तो, ठीक है। हालांकि सवाल में हमसे सिर्फ एक्स सेंटर पूछा हुआ है, तो हमारा सवाल का आंसर तो आ चुका है -4/6। मैं अपने तरफ से मान लो अगर इसके सामने लिख देता कि आल्सो फाइंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ आल्सो फाइंड टू करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स रेडियस टू अपोजिट, फाइंड एक्स रेडियस टू अपोजिट वर्टेक्स ए, अपोजिट वर्टेक्स ए, ठीक। तो मैंने एक सवाल अपनी तरफ से बना दिया, चलिए सॉल्व करते हैं नीचे।
तो मान लीजिए अगर आप इसी सवाल में इन रेडियस पूछ देता तो क्या करते हैं। तो यही कहानी है कि हम सबसे पहले फाइंड करेंगे बच्चों क्या, इक्वेशन ऑफ साइड BC। कौन सा, BC। कितना आएगा भाई, 2 पॉइंट से पास होने वाला लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो y माइनस 0, स्लोप हो जाएगा 1 माइनस 0 एंड 1 प्लस 6 एंड x प्लस 6, तो हो जाएगा 7। तो 7y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, तो x माइनस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने निकाल लिया। किसकी, लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन आ गया, पॉइंट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इन रेडियस, जिसे हम लोग R1 नाम देंगे। ठीक है, दिस इज द R1। तो R1 कैसे निकाल लेंगे, खत्म, सवाल हो गया। पॉइंट पता है और इन सेंटर पता है आपको कितना, -4,6। तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, वही अपना कहलाएगा कि इन रेडियस हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, चलिए निकाल दिखाते हैं आपको। तो R1 कितना हो जाएगा भाई, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना निकालते हैं, मॉड x के प्लेस पे -4 माइनस y प्लेस पे 6 माइनस ये +6 हो जाएगा एंड डिवाइड बाई अंडर रूट x के कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो जाएगा इसका। चलो R1 कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 6, कितना हो जाएगा, +2, 7 6 42, तो -42 प्लस का 2 -40। ठीक है जी, 49 प्लस 1 50, 50 के स्क्वायर रूट बच्चों होता है 5√2। चलिए 40 -40 का मॉड होगा 40, दिस इज 5√2। ठीक, 5 8 जा 40, तो 8 जाएगा और इसको कैंसिल कर देंगे तो 4√2 आएगा यूनिट्स। यानी जो x रेडियस होगा वो अपोजिट टू वर्टेक्स है, उसकी वैल्यू 4√2 होगा। तो x रेडियस आ गया, सेंटर आ गया। जब हम लोग भविष्य में सर्किल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको x सर्किल की इक्वेशन निकालना भी बता देंगे। सेंटर पता, रेडियस पता, सर्किल इक्वेशन हम सर्किल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि लिमिटेड सवाल ही बनेगा। सिर्फ आपको छोटी छोटी बातों को यूज़ करते हुए एक बेसिक पार्ट में क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर हम लोग क्वेश्चंस IT वगैरह करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टूडेंट स्पेशल थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। अब ये स्पेशल थ्योरी क्या है समझते हैं। देखो यार, जो कुछ भी अभी हम लोगों ने स्टडी किया है वो किसी भी तरह का ट्रायंगल्स के लिए किया है, चाहे सेंट्रॉइड हो, इन सेंटर हो, एक्स सेंटर हो, आर्थो सेंटर हो, सर्कम सेंटर हो, किसी भी तरह का जो भी 5 डाटा हम लोग पढ़ा है, जो मेथड बताया गया वो हर तरह के ट्रायंगल्स में लगेगा। कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ या ना कर पाओ। आइडेंटिफाई का मतलब चाहे आप पहचान पाओ कि इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल, किसी भी तरह का है, हर जगह वही मेथड लगेगा, आंसर आएगा सेम टू सेम। लेकिन कुछ पर्टिकुलर ट्रायंगल्स होते हैं जिनको पढ़ने से आपका एग्जाम में टाइम बचता है, अगर आप इस तरह से ऑब्जर्व कर पाते हो तो। क्या कहना चाहता हूं, आइए देखते हैं। स्पेशल थ्योरी, ठीक है। पहला पॉइंट है, अगर वो ट्रायंगल कैसा है, अगर वो ट्रायंगल स्टूडेंट इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड बराबर, और तीनों साइड बराबर तो अंडरस्टूड है कि सारे एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और मान लिया जाए कि आपसे ये सारे चीज़ पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि सेंट्रॉइड बताओ, इन सेंटर बताओ, सर्कम सेंटर बताओ, आर्थो सेंटर बताओ। अगर ये सारी चीज़ आपसे पूछी जाए तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, ये उसके लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए देखें। इफ द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल देन सेंट्रॉइड निकालें, इन सेंटर निकालें, आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 100% सेम होगा, लेकिन तब 100% जब 100% क्या होना चाहिए, ट्रायंगल जो हो वो इक्विलेटरल होना ही चाहिए, तब ये बात सही है।
मान लिया जाए कि आपके पास एक ट्रायंगल इक्विलैटरल है और आपसे पूछ दिया जाए बच्चों कि आप आर्थो सेंटर बताओ, क्या बताओ, आर्थो सेंटर, और आपने ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, आपके पास ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए जाएंगे और आर्थो सेंटर पूछेगा तो एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लेंगे कोई दो और उनको आपस में सॉल्व कर लेंगे, तो जो कोऑर्डिनेट आएगा इंटरसेक्शन वही कहलाएगा आर्थो सेंटर। लेकिन अगर आपको ये रूल याद है कि ट्रायंगल 100% इक्विलैटरल है और आपसे आर्थो सेंटर भले ही पूछा है, तो अगर आप उसमें सेंट्रॉयड निकाल लो तो क्या वही आंसर होगा? क्यों वही होगा? क्योंकि हम थ्योरी कह रहे हैं कि अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल होता है तो ये बात का 100% गारंटी है कि उसका सेंट्रॉयड निकालो, इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, वो हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इन चारों चीज़ फाइंड करने के लिए, ये चारों चीज़ निकालने के लिए सेंट्रॉयड, सेंटर, आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, कभी भी ये चारों पूछा जाए तो सबसे बताओ कंफर्टेबल कौन सा फाइंड करना होता है, सबसे इजी कौन सा है? सबसे आसान तरीका यही था फाइंड करना, सेंट्रॉयड, सबसे आसान था, कोई भी ट्रायंगल हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर लिखवाया है कि मोर इजली फाइंड आउट क्या, यूज सेंट्रॉयड ओनली। तो सबसे आसान तरीका फाइंड करना होता है आपका सेंट्रॉयड, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है सेंट्रॉयड ओनली। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रॉयड से आएगा, बहुत सारे कुछ भी निकाल लो, लेकिन ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल है, टाइम बचाना चाहते हो तो आप सिर्फ सेंट्रॉयड निकाल लो, ये सबका आंसर है, चाहे इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, एवरीथिंग। ठीक है, सो हैंस यूज सेंट्रॉयड फॉर्मूला, ये इनका बताना है। चलिए अब दूसरा स्पेशल केस पढ़ने जा रहे हैं फॉर राइट एंगल के लिए। किसके लिए? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री है। तो उस केस में आपको दो रूल पढ़ाना है अपने को कि उस केस में सर्कम सेंटर क्या होता है और अभी आगे दूसरा पढ़ेंगे। तो कहा गया है कि अगर आपने किसी तरह से पहचान लिया कि ट्रायंगल जो है वो 100% राइट एंगल है, 100% बच्चों राइट एंगल है, तो राइट एंगल जहां पे होगा उसके सामने वाले साइड को अंडरस्टूड है कि 100% हाइपोटेनस कहेंगे। तो रूल कहता है कि उसके हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा वही आपका क्या कहलाएगा बच्चों? सर्कम सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्कम सेंटर। लेकिन ये सुविधा डायरेक्ट तभी उपलब्ध है जब आप ट्रायंगल 100% पहचान लो कि वो राइट एंगल होना चाहिए। तो अगर राइट एंगल है तो सामने वाला जो भी साइड्स बनेगा, इन दोनों वर्टेक्स का जो मिड पॉइंट होगा वो 100% सर्कम सेंटर कहलाएगा। तो ये इनका कहना है कि M इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, हियर M इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। और यहाँ पे क्या कहा गया? इट्स सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होता है? AC। 90 के सामने वाले साइड्स को हाइपोटेनस कहते हैं, पता होगा इतना। ठीक है, तो ये बात हो गया रटने वाला। अब लॉजिक समझते हैं कि क्या कारण है कि ये सर्कम सेंटर कहलाता है मिड पॉइंट और सिर्फ राइट एंगल में ही क्यों कहलाता है। ठीक है, आइए लॉजिक समझते हैं। मीनिंग समझा दिया, अब लॉजिक समझते हैं। आपको ये पता होगा सर्कम सेंटर नाम से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कम सर्किल क्या होता है। ठीक है, सर्कम सर्किल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो देखो सर्कम सर्किल किसे कहते हैं? एक ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास होता हो, इस तरह के सर्किल को सर्कम सर्किल कहते हैं। और इसके सेंटर को क्या कहते हैं स्टूडेंट? सर्कम सेंटर। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब एक थ्योरम है जो क्लास 10th में आपको बताया जाता है, उसी से प्रूविंग है। सिंपल सा बताओ, ये कॉर्ड है और कॉर्ड द्वारा सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने एंगल का? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है स्टूडेंट। ठीक है, किसी कॉर्ड द्वारा सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री बन रहा है। तो रूल था कि जो वो कॉर्ड होगा वो कॉर्ड ना होके वो डायमीटर कहलाता है। मेक ए सेमी सर्किल, मेक एज ए डायमीटर। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। हिंदी में इस तरह बोला जाता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त मतलब ये आधा वृत्त और आधा वृत्त मतलब डायमीटर। ठीक है, तो ये जो होगा किसका काम करेगा? डायमीटर का। तो AB का डायमीटर है, तो डायमीटर का मिड पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर। कोई भी सर्किल है अगर ये डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा बच्चा? सेंटर ही तो कहलाएगा, जिसे हम लोग सर्कम सेंटर बोलेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो ये इसका पूरा लॉजिक हो गया। यानी ये M जो होगा वो क्या कहलाएगा? सर्कम सेंटर।
ठीक है। चलिए अब एक लास्ट है, लास्ट का नाम है जो यहाँ पे दूसरा है आर्थोसेंटर, और दूसरा भी तभी पढ़ रहे हैं जब ट्रायंगल राइट एंगल है, ठीक है। चलिए तो अगर ट्रायंगल राइट एंगल है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो रूल कहता है कि द पॉइंट वेयर, वो वाला पॉइंट जहाँ पे क्या फॉर्म होता है, राइट एंगल। तो 3 एंगल है, तो आपको पहले ये पहचानना है कि राइट एंगल है कि नहीं, अगर है तो कहाँ पे है, तो यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से हमने बी पे दिखाया है, तो ये जो बी होगा यही कहलाता है आर्थो, क्या कहलाता है, आर्थो सेंटर, ठीक है। ए बी सी, तो जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा वही आर्थो सेंटर होगा। मान लो सी की जगह 90 बनता है तो सी वाला आर्थो सेंटर, ए की जगह 90 बनता है तो ए वाला आर्थो सेंटर। तो ये तो बात हो गया रटने वाला, मैंने यही बोल दिया है बी इज द आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एग्जाम्पल फिगर के हिसाब से मैंने बी लिखा है, इसलिए बी को बोल दिया। आपको वर्ड नहीं याद रखना है, आपको ये शब्द याद रखने हैं कि राइट एंगल इज फॉर्म, जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा वही कहलाएगा क्या बच्चों, आर्थो सेंटर, ठीक है। अब थोड़ा लॉजिक समझते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि ये इसी जगह के लिए आर्थो सेंटर बना है। तो देखो लॉजिक क्या है, आर्थो सेंटर बनता कैसे है, एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो जैसे मान लो ये लाइन है ए बी, आगे बढ़ा दो थोड़ा सा, ये सी बी लाइन है, आगे बढ़ा दो। तो देखो ए बी लाइन पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, बी पे मिला, ए सी पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, बी पे मिला। तो क्या दोनों ही एल्टीट्यूड बाई चांस बी पे मिल रहे हैं, और आर्थो सेंटर किसे कहते हैं, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, आर्थो सेंटर, इसलिए आर्थो सेंटर कहलाएगा, ठीक है, ओके। तो राइट एंगल के लिए सिर्फ 2 केस के लिए स्पेशल है, सर्कम सेंटर और क्या, आर्थो सेंटर। बाकी अगर इन सेंटर पूछ दिया, एक्स सेंटर पूछ दिया, सेंट्रॉइड पूछ दिया और ट्रायंगल राइट एंगल है, तो आपको फिर वो पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो इसके पहले सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट थ्योरी है स्पेशल, ये भी स्पेशल है। कहा गया है कि इन एवरी ट्रायंगल आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर। तो यहाँ पे आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सपोज दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ जी, रूल कहता है कि ये 2:1 में डिवाइड करता है, कितना, 2:1 में, यानी एच से जी, यानी कि आर्थो सेंटर से सेंट्रॉइड का और सेंट्रॉइड से कहाँ तक का, सर्कम सेंटर तक का, ये 2:1 में होता है। यहाँ लिखा है 2:1, 2:1 ऑलवेज होता है। यानी कि इनडायरेक्टली कहा जाए तो आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर का कोई आपसे अगर एरिया पूछे तो उसका एरिया हमेशा 0 आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर हमेशा क्या होता है, कोलिनियर होते हैं। यही बात हमने यहाँ पे लिखा है। इन एवरी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलैटरल हो, राइट एंगल हो, आइसोसेलेस हो, किसी भी तरह का ट्रायंगल्स हो, उनके आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर आर कोलिनियर एंड क्या लिखा है यहाँ पे, कोलिनियर। मतलब इन तीनों पॉइंट से जो एरिया बनेगा बल्कि वो 0 बनेगा, क्योंकि वो कोलिनियर होते हैं। आप कोई भी एक ट्रायंगल लेकर उसका सेंट्रॉइड निकालना, आर्थो सेंटर निकालना, फिर सर्कम सेंटर निकालना और उसका एरिया फाइंड करना, देखना 100% 0 आएगा अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो, ठीक है। तब आगे रूल कहा गया है कि सेंट्रॉइड जो होगा वो डिवाइड करेगा लाइन ज्वाइनिंग आर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन रेशियो 2:1। तो एच जी पी तरह से याद रखो, एच जी पी, एच जी पी, इसमें 2 होता है और इसमें 1 होता है। इस तरह से याद कर लो, अच्छा रहेगा। एच जी पी, आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ठीक है जी। तो ये होता है 2:1 में डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारी बातें खत्म कर लिया। क्वेश्चन किस तरह से होंगे कि ये लगेगा, तो मान लिया जाए कोई क्वेश्चन है जिसमें आपसे सेंट्रॉइड सेंटर दे दिया गया है, आर्थो सेंटर दे दिया गया है और मान लो पूछ दिया कि सेंट्रॉइड बताओ, तो आपके दिमाग में ये रिलेशन छपना चाहिए। कहने मतलब ये है कि आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर में कोई भी 2 कोऑर्डिनेट आपको पता है तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल सकता है, ठीक है। तो ये उस समय के लिए काम आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर को फिनिश किया, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ अलग बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ ट्रायंगल्स का नेचर हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर वगैरह कैसे कैसे फाइंड किया जाता है, क्या क्या बेसिक था। और जो मैंने अभी सीखा है स्पेशल थ्योरी से, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर ट्रायंगल्स के लिए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरामेट्रिक एंगल्स और लोकस से रिलेटेड बात करेंगे। लोकस वाला इंपॉर्टेंट है
क्योंकि जब लोकस पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इसका जो यूज़ होगा ये पूरी मैथमेटिक्स, पूरी कोऑर्डिनेट तक जाएगा। ये जो शब्द है लोकस, तो उसको हम लोग फिल करके पढ़ेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने का समय उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉच। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।